के बारे क्या कर रहे हैं. And the only party which is genuinely working, by the way, is of course the Maharashtra Navnirman Sena. And from the Maharashtra Navnirman Sena, we have our old friend Mr. Yogesh Chile. Yogesh Chile साहब नमस्कार. मातरम. जय भवानी, हर हर महादेव, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, हर हर महादेव. योगेश चिले साहब, अभी हर हर महादेव. अभी आप गांव में है सर, आप कहीं आप रूरल एरिया में किस जगह पर हैं सर? सर अभी मैं आया हूँ राजापुर में आए तो मेरे गांव जा रहा था. क्या बात है सर, वंडरफुल. तो अभी सुनने में यह है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अब रणनीति बना ली है और यह बन रही है, और उसमें अमित ठाकरे साहब की जो भूमिका है वो बहुत जबरदस्त है. क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम लोगों को आ रही है यहाँ पे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आज की तारीख में जो यूथ है, महाराष्ट्र के जो युवक है, दोनों लड़के और लड़कियां, वो अमित ठाकरे जी के बहुत बड़े फैन हैं. तो मुझको ऐसा लग रहा है कि यंग वोटर्स का जो वोट है आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ अमित ठाकरे जी की वजह से. बताएं सर. सर पहली बात तो आपने अमित ठाकरे साहब को देखा रहेगा. आज के जितने भी पॉलिटिशियंस है, अभी उनको हाल ही में एक अवार्ड भी मिला था सबसे स्टाइलिस्ट पॉलिटिशियन. तो वो दिखने में स्मार्ट भी है, और उनके पीछे जो नाम है माननीय राज साहब ठाकरे, सभी को मालूम है. जैसे माननीय राज साहब जितने सुंदर दिखते हैं, वैसे ही माननीय अमित साहब सुंदर दिखते हैं. बोलने का लहजा भी वही है. और 20 साल पहले जैसे माननीय राज साहब घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र, वैसे ही अमित साहब भी अभी पूरा महाराष्ट्र घूम रहे. सभी यंगस्टर्स को अपने साथ में ले रहे. आपने देखा रहेगा कि वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सेंसिटिव पर्सन भी है. परसों हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ कंपटीशन रखा था बुलक का, तो वहां पे भी जो उन्होंने सब किया, जिसके वजह से वो बुलक्स को जो तकलीफ हो रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि आपको जो भी कंपटीशन रखनी है आप जरूर रखिए, लेकिन किसी भी एनिमल को उसके वजह जिनके बदौलत आप जीत रहे हैं उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. इतने वो सेंसिटिव है, और पिताजी के तरीके से ही वो भी बेबाक होके बात करते. तो यंगस्टर्स को वो अच्छा लगता है सर. फैंटास्टिक. और जो दूसरी चीज क्या है कि जो आपकी यूथ एमएनएस यूथ है, यूथ विंग जो है आपका, और उसके अलावा जो विद्यार्थी सेना जो है, आज की तारीख में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका जो एमएनएस का जो विद्यार्थी सेना का कोई भी कहीं पर भी कोई ऑफिस होता है या शाखा होती है, लोग फौरन वहां चले जाते हैं और ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. 99% सक्सेस रेट आपका हुआ है. वो कैसे हुआ उसके बारे में जरा बताएं योगेश चिले साहब. सर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स बहुत छोटे रहते जी. कभी कभी उनका सिलेबस पूरा किया नहीं जाता, कभी उनके स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं जी. ये प्रॉब्लम छोटे हैं. आप थोड़ा स्टडी करेंगे, आपको अगर पार्टी का बैकिंग रहेगा तो कोई भी हमारा छोटा से छोटा महाराष्ट्र सैनिक जाके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. हमारी पार्टी उस स्टूडेंट के पीछे खड़ी रहती है, जम के खड़ी रहती है. उस वजह से वो बिंदास होके वहां पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ बैकिंग का इश्यू है. जो पार्टी अपने यंगस्टर्स को अच्छा बैकिंग देगी उसका भविष्य अच्छा रहेगा, ये हम जानते हैं. इसलिए हमारी जो स्टूडेंट विंग है उनके पीछे हम स्ट्रांगली खड़े रहते हैं. उन्हें वो गलतियां करेंगे हमको मालूम है, लेकिन गलतियों से ही वो सीखेंगे. वो जितने ज्यादा गलतियां करेंगे वो उतना ज्यादा सीखेंगे, ऐसे हम मानते हैं. सिर्फ हम उनको इतना ही बताते हैं कि जो गलती तूने एक बार की है दूसरी बार वो रिपीट मत कर, नया गलती कुछ कर. चिले साहब, अजित पवार ने जिस प्रकार से वो पीएचडी वाले चीज से कहा, तो मनसे ने बहुत विरोध किया, मनसे ने आलोचना किया, बोले ये आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आप क्या बात करते हो. मनसे ने आगे पूछा, आप हजारों करोड़ मंत्रियों के बंगलो सजाने के लिए करते हो, मंत्री के गाड़ी के लिए करते हो, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हो, मगर स्टूडेंट्स और ऐसे पीएचडी सीखने वाली बात होती है तो क्या दिवे क्या मीन्स. इस प्रकार से आलोचना कैसे अजित पवार जी का स्टेटमेंट आप लोग ने आलोचना किया है चिले साहब? सर उन्होंने जो कहा है वो आलोचना करने जैसी बात की है उन्होंने. अगर आपके राज्य में ये कल्चर बढ़ता है, रिसर्च का कल्चर बढ़ता है, तो वो आपके राज्य के लिए अच्छी बात है. और जब आप पीएचडी करते हैं आपको वो सब्जेक्ट में
2 साल 3 साल कभी कभी 10 साल 15 साल रिसर्च करने के बाद आप वो सबमिट करते उस यूनिवर्सिटी में, तो इतनी मेहनत के बाद लोग जब पीएचडी करते, आप उनको बोलते ये पीएचडी करके क्या दिए जलाने वाले, तो आपने कौन से महाराष्ट्र में दिए जलाए? आप भी तो अभी इतना पढ़ने के बावजूद, इतना आपको नाम मिला एज अ पॉलिटिशियन, उसके बावजूद आप एथिक्स पे नहीं चल सकते। आप उन लड़कों को क्या बोल रहे? तो अगर किसी राज्य के पॉलिटिशियंस की दिमागी हालत ऐसी है कि उनको स्टूडेंट पढ़ रहे इससे दिक्कत हो रही है, तो इससे ज्यादा दुर्दैव की बात नहीं है कोई। लेकिन योगेश चिल्ले साहब, ये अजीत दादा पवार के लिए कोई नई बात नहीं है। अजीत दादा पवार साहब ने, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले क्या क्या बोला था नहर में पानी को लेकर के, किसानों के लिए उसने यही बोला था, शैल आई यूरिनेट इन द कैनाल्स, मतलब मुतियाओं में नहर में पानी लाने के लिए। मतलब हो क्या गया है, किस किस्म के नेता है? आदत बनी हुई है, तो लोगों को लगता है ये सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, इस वजह से लोग उनका सहते। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे, वो करने के बाद फिर जाएंगे माननीय यशवंतराव चव्हाण जी के समाधि के यहाँ पे बैठेंगे और दूसरे दिन से वापस वही गलतियां करने लगेंगे। तो इनको असल में पीएचडी की जरूरत है। अभी इनको इनके खुद की जो गलतियां इन्होंने की है उस पर पीएचडी करने की आवश्यकता है इनको। ये सर दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। मनसे के बहुत एक विंग ने ऑब्जेक्शन, सरकार ने जिस प्रकार से कांदा अनियन फार्मर्स का जो एक्सपोर्ट बैन है, एक्सपोर्ट बैन को लेके मनसे ने भी आवाज उठाया कि दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। सरकार को वो फ्री मार्केट होना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। आप इतना सारे ब्लॉकेजेस रखेंगे, हर चीज फार्मर्स प्लान, किसान प्लान कैसे करेंगे? वैसे आपने ऑब्जेक्शन उठाया, मनसे ने ऑब्जेक्शन उठाया, शरद पवार साहब ने भी ऑब्जेक्शन उठाया। शरद पवार साहब तो नासिक में अनियन फार्मर्स के साथ आंदोलन पर बैठ गए थे, बोले कि ये एक्सपोर्ट बैन आप हटाओ। मीन्स ठीक है, पवार साहब ने किया, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्टिकुलर, बिकॉज आप लोग ने किसान के मामले को उठाया। चिल्ले साहब सर, पहली बात तो पवार साहब ने जब खुद कृषि मंत्री थे, जो इस सरकार ने किया है एक्सपोर्ट के बारे में, वही उन्होंने भी किया था। तो अभी आज वो खुद सरकार में नहीं है, इसलिए वो फार्मर्स के साथ बैठ रहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद की गलतियां वो छुपा रहे, बाकी कुछ नहीं। रहा सवाल फार्मर्स का महाराष्ट्र के, तो बेचारे पहले ही परेशान है। वहां पे यहाँ पे बारिश कभी भी आती है और उनकी पूरी मेहनत पानी में जाते हैं। तो अगर उनको सरकार का सपोर्ट आप नहीं कर सकते, तो आप पॉलिसीज ऐसे मत बताओ कि उनको सुसाइड करना पड़े। पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र में जितने किसानों ने सुसाइड किया है, उतने सुसाइड शायद ही किसी राज्य में हुई रहेंगी सर। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है, इसके बावजूद भी यहाँ की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है, ये किसानों के लिए इतनी सेहतमंद नहीं हो रही है। तो उस पर स्टडी होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ पे जो एपीएमसीज है, ये एपीएमसीज असल में हर 10 किलोमीटर पे उनके लिए स्टोरेज होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में वो नहीं है। उसके वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, उनको एपीएमसी में लेके जाना पड़ता है। वहां पे अगर उनको मान लीजिए प्याज का दाम मान लीजिए 100 रुपया क्विंटल वहां पे दाम है, अचानक कोई किसान फोन करता है, बोलता है अरे बाजू में 30 किलोमीटर पे जो एपीएमसी है वहां पे प्याज का दाम आपको 200 रुपया क्विंटल मिल रहा है। ये किसान बेचारा वहां से माल उठाता है और उस एपीएमसी में जाता है, तब तक वहां पे 100 किसान जमा हो जाते हैं और जहां पे 200 रुपया भाव मिल रहा था, वही भाव 25 रुपए पे आ जाते हैं। और अभी इसने ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्चा किया है कि ये अपना प्याज लेके वापस नहीं जा सकता, उसको 25 रुपए वो देना पड़ता है। तो इस तरीके की पॉलिसी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एग्रीकल्चर के खर्च करना ही पड़ेगा। वो अगर आप नहीं करते, तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, इस तरीके से यहाँ का जो किसान है वो कम दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचता है और उसको सुसाइड करना पड़ता है सर। जी, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स इन द एंटायर कंट्री इज इन महाराष्ट्र। फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा हैं, और ये एनसीआरबी के फिगर्स है, ये नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के फिगर्स हैं। और दुखद बात यह है चिल्ले साहब, सबसे दुखद बात यह है, दिल तोड़ने वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात नहीं है, तोड़ने वाली बात है कि अभी तक जारी है।
अभी बननी हुई है सर, अभी तक जारी हैं, आज भी जारी हैं। ना आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सब्जेक्ट, बट दिस इज ऑफुल। बताएं चिले साहब। तो यही सर हमारी जो ब्लूप्रिंट बनी है, हमारी पार्टी ने, माननीय राज साहब ने जो ब्लूप्रिंट बनाए हैं, उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जो उन्होंने प्लानिंग किया है, आप एक बार वो देखिए। मैं चाहे तो जब आपको मिलने आऊंगा मैं उसकी एक कॉपी साथ में लाऊंगा आपको देने के लिए। तो वो आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया है। मैं इतना बोल सकता हूँ एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारे हाथ में वो ब्लूप्रिंट रहती है, हम पढ़ते रहते हैं उसको। तो उसमें जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो सॉल्यूशंस वाकई काबिल तारीफ है, जो अगर इंप्लीमेंट होते हैं महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के किसानों को सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी को कोई मन से सुसाइड नहीं कर सकता। जब वो चारों बाजू से हदबल हो जाता है तभी उसको सुसाइड करना पड़ता है। तो आप थोड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर खर्चा करेंगे तो आपको उनको सहूलत देने की जरूरत भी नहीं है। वो अपना प्रोडक्ट खुद बना के अच्छे दाम पे वो बेच सकते हैं। आप सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, कोई सहूलत की जरूरत नहीं। कोई किसान नहीं मानता, आप उनको मजबूर कर रहे हैं सहूलत लेने के लिए सर। That's right. चिले साहब, एनसीए जो बजाज साहब बोल रहे हैं, एनसीआरबी ने लगातार 3 साल महाराष्ट्र को वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स इन इंडिया वो पदवी दिया था। अभी एनसीआरबी ने यह भी कहा कि नॉट ओनली करप्ट बट ऑल्सो द मोस्ट रॉइट्स अगर पूरे कोई स्टेट्स में हो गया तो महाराष्ट्र स्टॉपिंग रॉइट्स, दंगल भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होने लगा है। तो मनसे का यह कहना है कि महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंच गए। मनसे, आप लोगों का कहना है, मनसे ने इश्यू उठाया कि महाराष्ट्र क्या था, एक डेवलपमेंट बेस्ड स्टेट था। डेवलपमेंट अगर पूरे देश में किधर हो रहा था, महाराष्ट्र पर पॉइंटर था कि ये स्टेट है जहां डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप लोग, मनसे का कहना आज है कि इतना खराब हो गया स्थिति कि 2 जनरेशन लगेगा कि महाराष्ट्र को पूरा अपने पुराने स्टेट में आने के लिए जो था पहले महाराष्ट्र। चिले साहब इस पर थोड़ा कमेंट कीजिए आप। सर पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र आज भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 1 नंबर है, लेकिन अभी की जो नीतियां चालू है उस वजह से आगे के 2 या 3 साल में शायद महाराष्ट्र को ये अपना नंबर खोना पड़े। ये अगर हमको नंबर वैसे ही अपने पास रखना है तो हमें हमारी पॉलिसीज बदलने की बेहद जरूरत है सर, जो कि अभी हो नहीं रहा। अभी सभी जो भी 3 पार्टियां अभी सत्ता में है वो सिर्फ अपने एमएलए को कैसे बचाया जाए, अपने पार्टी का नाम कैसे बचाया जाए, चिन्ह कैसे बचाया जाए, इसके पीछे इनको किसानों की कुछ पड़ी नहीं है। ये किसानों के लिए कुछ बनाने, और जो भी इनको सत्ता में रहना है इसलिए कभी कहीं पे भी किसी को खड़ा करो, मराठा आंदोलन खड़ा करो, ये चालू। ये अगर राज्य में शांति हो जाए तो लोग प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे। आप उनको प्रोग्रेस के बारे में सोचने का उनको वक्त ही नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा रुक जाएगा तो हमारा स्टेट वापस से अपना नंबर जो है बरकरार रखेगी सर। लेकिन उसके लिए प्लान भी तो होनी चाहिए ना सर, प्लान कहाँ है? मेरा ये कहना है, हमारे पास है ना, मेरा ये कहना है कि मनसे एमएनएस आप जो हैं, राज ठाकरे जी जो हैं, अमित ठाकरे जी जो हैं, आप जो हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग सत्ता से दूर रहते हुए महाराष्ट्र के लिए प्लान कर सकते हैं, और ये सत्ता में रहते हुए प्लान नहीं कर पा रहे। मतलब ये क्या है? और फिर भी लोग इनको वोट क्यों देते हैं? मैं बार बार ये हर एक से सवाल पूछता हूं कि इनको वोट क्यों देते हो आप लोग? अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे। जिस दिन वोटिंग रहेगा महाराष्ट्र के किसी भी ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में, आपका रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ भेजिए। मैं उस पूरे रात में क्या क्या चलता है इलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों हारती है। क्योंकि ये जो धांधली होती है ना, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी शामिल नहीं होती। अगर हमने सोचा कि इसमें हम शामिल होंगे और सत्ता में आएंगे तो उनमें और हमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सर, तो हम इससे थोड़ा दूर ही रहते। अभी भी आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी कार्यकर्ताओं को माननीय राज साहब ने कहा कि आप किसी भी जाति पाति पे बात नहीं करेंगे, जो भी कहना है, जो भी आंदोलन जाति पे चालू है उस पर मैं ही बात करूंगा, आप कोई बात नहीं करेंगे। तो वो चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से दूर रहे, हम सिर्फ महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के बारे में बात करें, ये माननीय राज साहब चाहते हैं, इसलिए हम उस दायरे के बाहर कभी जाते नहीं सर। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। चिले साहब, एमएनएस ने तानाजी सावंत
तानाजी सावंत पर आप लोग ने आलोचना करना शुरू कर दिया कि तानाजी सावंत, आपका कहना है कि परिषद विधानसभा में झूठ बोला तानाजी सावंत कि कोंकण में बोलते हर चीज, एवरी क्रिटिकल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है कोंकण में, तो वही सिंधुदुर्ग टोटली से वंचित है। आप भी पूरे कोंकण के दौरा किए हैं, आप कोंकण के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जानकार है कि हर क्या क्या चल रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज आपके हिसाब से, मनसे के हिसाब से नॉट अप टू डेट, और आपका कहना है कि तानाजी सावंत जी झूठ बोल रहे हैं विधान भवन में। सर, पहली बात तो जहां जहां आरोग्य केंद्र इन्होंने खड़े किए हैं, ये इनके कालखंड में खड़े नहीं हुए, ये इनके पहले जो सरकारें थी उन्होंने ये सब आरोग्य केंद्र खड़े किए हैं, लेकिन वहां पे भी ना नर्स है ना डॉक्टर है, वहां पे कोई इलाज नहीं होता। आपको अगर इलाज करना भी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अस्पताल में लेके आना पड़ता है मरीज को। तो जहाँ पे आपने ये जो बनाया है वहां पे अगर आपने स्टाफ ही नहीं दिया है तो आप किस मुंह से बात करते हैं कि हमने अच्छे फैसिलिटीज दिए। अच्छे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आपको जो बेसिक दवाइयां है वो नहीं मिलती है सर, उसके लिए आपको बाजू के मेडिकल शॉप में जाना पड़ता है। जो गरीब आदमी है वो अगर 100 रुपए के भी मेडिसिन नहीं ले सकता, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आता है, लेकिन वो अगर वो मेडिसिन नहीं ले सकता तो उसको तो मरना ही है सर। और आज तक मुझे अगर कल जमा, तो मैं अभी तो रूरल एरिया में हूँ, किसी भी आरोग्य केंद्र में मैं जाके आपको एक वीडियो बना के भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। महाराष्ट्र के, और कोंकण में ही हूँ मैं, तो महाराष्ट्र के कोंकण में क्या आरोग्य सेवाएं चलती है, ये कितना देर लगेगा सर इनको ओपन करने में। दूध का दूध, पानी का पानी, कल आपको मैं करके दिखाता हूँ, एक वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, आप देख लीजिए वो वीडियो। वंडरफुल। और जो नांदेड़ अस्पताल के अंदर जो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतने ज्यादा लोग मर गए, न जाने कितने बच्चे मर गए, 24 के 27 लोग मर गए इकट्ठे, आज तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। और वहां पर क्या इंप्रूवमेंट हुई है, कौन सा नया इक्विपमेंट वहां पर आया है, कितने और डॉक्टर्स वहां पर आए हैं, अभी तक मालूम नहीं है। ठाणे के अंदर भी जो अस्पताल में आग लगी थी, आपको याद होगा, वहां पर भी आगे क्या हुआ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। आपको मालूम है कुछ इंप्रूवमेंट हुई हो? कुछ नहीं सर, वो दिखाने के लिए खाली इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं जहाँ पे रहता हूँ पनवेल में, वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक गंदी स्मेल आएगी जो कि मॉर्चुरी से आती है जी। तो ये लोग जो बॉडियां रखते हैं, अरे वो स्मेल से लोग बीमार हो जाते हैं। वहां पे लाइट्स नहीं है, वहां पे स्टाफ नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा खड़ा किया है, लेकिन उसके लिए जो स्टाफ चाहिए वो आपने खड़े ही नहीं किए। उसके लिए जो अच्छे डॉक्टर्स है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनको आपने इक्विपमेंट ही दिए नहीं है। और जो इक्विपमेंट आपने दिए है वो इतने हाई क्लास दिए है कि वो चला नहीं सकते, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया, तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर बाद में वो खत्म हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, सब पैसा पानी में जाता है सर। कितने इंसिडेंट में बताऊं आपको, मैंने आपको कहा ना, मैं एक अगर घूमना शुरू कर दूं मैं मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो वो खत्म नहीं होगी सर। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। चिले साहब, आप लोग मनसे ने नवाब मलिक वाले इशू में आवाज उठाया था, फडणवीस साहब ने लेटर लिखा, आपने मगर पूछा इनडायरेक्टली बीजेपी और फडणवीस जी को, प्रफुल्ल पटेल को आपने अपनाया इकबाल मिर्ची होने के बावजूद, और नवाब मलिक को आपने ठुकराया। तो ये नवाब मलिक और प्रफुल्ल पटेल आपने आलोचना किया, एक्चुअली डायरेक्टली आपने देवेंद्र फडणवीस जी को ही आलोचना कर दिया कि आप क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो पूरे महाराष्ट्र को। चिले साहब, वो तो देवेंद्र फडणवीस साहब की मजबूरी थी, क्योंकि ये खुद इतना बोले थे देशद्रोही नवाब मलिक, देशद्रोही नवाब मलिक, देशद्रोही। अभी देशद्रोही उनके साथ सत्ता में बैठा है। फोन करके बताओ ना अजित पवार साहब को, ये आदमी नहीं चलेगा। आपको खत क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आपको महाराष्ट्र को दिखाना है कि हम इनके खिलाफ है। अगर आप इनके खिलाफ है तो खारिज कर दो, इनकी जो आमदार की खारिज कर दो। आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो आपके साथ में बैठे तब आपने रोका नहीं उनको, तब रोकना चाहिए था सर। दिल्ली में अभी संसद भवन में जो लोग गए वहां पे, आप मुझको बताओ सर, अगर वो स्मोकिंग गन लेके जा सकते तो कुछ भी लेके जा सकते। आपके पास इतने बड़े अजीत पवार है जो कुछ भी कर सकते। तो इतना बड़ा इंसिडेंट 4-5 साल पहले अफजल गुरु के मामले में हुआ था, उसके बाद भी आपकी सुरक्षा यंत्रणा आपको फुल प्रूफ आप कर नहीं सके।
6 लेयर की सुरक्षा यंत्रणा आपके पास है, उससे जाके वो 4 लोग अंदर जाते हैं, सिर्फ अंदर नहीं जाते। मुझको बताओ सर, वो अगर मेटल डिटेक्टर से अंदर जा रहे हैं तो वो गन लेके कैसे गए, स्मोकिंग गन? इसका मतलब अंदर किसी ने उनको स्मोकिंग गन दिया है जी। इसका सीधा मतलब है अपने सब एमपी अभी भी खतरे में है, अभी भी खतरे में है, क्योंकि अंदर के किसी आदमी ने उनको स्मोकिंग गन दी है, वहां पे वो अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आप सोचिए सर क्या लेवल की सुरक्षा यंत्रणा है। ये खुद ही देशद्रोह को द्रोही जितने हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दिखाने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि खाली हम इनके साथ नहीं है। सर कल अगर नवाब मलिक बोलेंगे ना कि मैं 100 एमएलए मेरे साथ लेके आता हूँ, ये उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे सर, इन पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब बात है योगेश चेले साहब कि उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है, उनको मेडिकल बेल मिली है, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली है, लेकिन वो नागपुर की असेंबली अटेंड करने के लिए फिट है, जेल में रहने के लिए फिट नहीं है। अजीबोगरीब मसला तो है। वही तो है ना सर, इतने इंसिडेंट अपने पास है। अभी ललित पाटिल भागा, कहां से भागा? जेल से नहीं भागा सर, अस्पताल से भागा था। तो इनका तो ये सब कॉमन है महाराष्ट्र में सर। एक बार आप अगर बोलेंगे ना किसी आदमी ने कुत्ते को काटा तो हमें आश्चर्य लगेगा, लेकिन कोई अस्पताल से भागा तो हमें आश्चर्य नहीं लगता है, कोई जेल से अस्पताल में गया हमें आश्चर्य नहीं लगता है सर। इतना कॉमन हो गया है सभी। जी दुरुस्त बात। क्या बोले, अगर मैं जब मेरे छोटे लड़के के साथ बात करता हूँ मुझे डर लगता है कि इसके सामने कौन सा भविष्य हम खड़ा कर रहे हैं सर। हमारा तो ठीक है, हमने सब एडजस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, ये लड़के कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमसे ज्यादा सेंसिटिव है सर। जब इनके सामने ये सब बातें आती है ये एथिक्स भूल जाएंगे, और जिस दिन आदमी एथिक्स भूल जाएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना वो समाज किसी काम करेगा। तो इनके दिमाग में ये नहीं है, ये ऐसे एग्जाम्पल्स वहां पे खड़े कर रहे हैं कि यहाँ की जो अगली जनरेशन है वो मालूम नहीं क्या करने वाली है। योगेश चेले साहब, चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है, राज साहब को या एमएनएस को या अमित ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता क्यों वोट दे, वो जरा आप 1 या 2 मिनट में मराठी में समझाएं हमारे दर्शकों को। मराठी ये मैं पहली बात तो आपके धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि आपने मुझे हिंदी चैनल पे मराठी में बात करने का अवसर दिया है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ कि हमें क्यों वोट देणे। सगळ्यात पहिली गोष्ट, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं जे अधपतन झालेलं आहे, ज्याच्यामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण हे इतर ज्यांना आपण एक्झाम्पल देतो की हे राज्याचं राजकारण खराब आहे, त्या राज्याचं राजकारण खराब आहे, त्याच्यापेक्षा वाईट दर्जाचं राजकारण सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे। हे जर थांबवायचं असेल तर माननीय राजसाहेबांसारखा खमक्या नेता इथे त्याच्या हातामध्ये सत्ता असणं गरजेचं आहे, अन्यथा महाराष्ट्राचा दहशतवादी राज्य होण्यापासून महाराष्ट्राला कोणी थांबवू शकत नाही। तुम्हाला जर नैतिक राजकारण हवं असेल, तुम्हाला तुमच्या मुलांचं भवितव्य चांगलं हवं असेल, तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या मुलांनी पीएचडी करावी, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही। आज आमच्या हातात सत्ता नसताना सुद्धा तुम्हाला कोणतीही अडचण आली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शाखेमध्ये तुम्ही येता। तुम्ही कुठल्याही राष्ट्रवादीच्या, भाजपाच्या किंवा शिवसेनेच्या किंवा शिंदे गटाच्या शाखेत जात नाही, तुम्हाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचंच कार्यालय आठवतं। जर तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या काळात आम्ही आठवतो तर ज्या दिवशी तुमचा चांगला दिवस असतो म्हणजे मतदानाचा दिवस असतो त्या दिवशी तुम्हाला आम्ही का आठवत नाही, हे आमचं दुःख आहे। आणि हे आज मी नॅशनल टीव्हीवरती मानतोय की तुमच्याकडे माननीय राजसाहेब ठाकरेंसारखा एक असा नेता आहे जो महाराष्ट्राला चांगलं भविष्य देऊ शकतो, जो सत्तेमध्ये नसताना सुद्धा महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे याची ब्ल्यूप्रिंट तयार करतो। अशा माणसाला तुम्ही सत्तेपासून दूर ठेवताय, हे त्यांचं नाही तुमचं दुर्भाग्य ठरणार आहे। पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला जे आमच्यासारखे तरुण आहेत त्यांना तुम्ही सत्तेपासून दूर ठेवून महाराष्ट्राचं किती नुकसान करता येते। त्यामुळे माझी हात जोडून विनंती आहे की यावेळी ज्या निवडणुका येतील त्या निवडणुकांमध्ये आमच्यासारखे तरुण मुलं, जी तुमच्या घरात सुद्धा तरुण मुलं आहेत, उद्या जर आम्हाला एक निवडणूक जिंकण्यासाठी 1 ते 1.5 करोड खर्च करायचे असेल, आम्ही पैसा आणायचा कुठून? तुमचा मुलगा उद्या राहिला तर त्याने 1.5 करोड कुठून आणायचे याचा विचार करा आणि तुमच्या आजूबाजूच्या सर्वसामान्य मुलांना निवडून द्या, ही माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। योगेश चेले साहब,
बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बढ़िया, जबरदस्त, धन्यवाद। लवली मैसेज, बहुत फर्स्ट क्लास संदेश। आप चलिए, आप अपने गांव चलिए और जरा अपने वादे को भूलिएगा नहीं। वो नहीं, फुटेज वीडियो जो है बना करके भेजिएगा जरूर। वील सर कल जरूर मेरे फेसबुक पेज पे वो वीडियो जरूर आएगा सर। राइट, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। Thank you, sir. नमस्कार, धन्यवाद, sir. नमस्कार, वंदे जय मातरम, हिंद। जय वंदे भवानी, मातरम। जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी सर। Well, that was nice. Fantastic. That was really and truly nice, and Yes. things are hotting up as far as Maharashtra is concerned. Yes, Even the yes. elections in Maharashtra are going to be after some time. First the Lok Sabha elections, and then after that we'll see what happens next. And even in the Lok Sabha elections, I'm not sure if the triple engine sarkar, as they call it, is